हेलो बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम काइनेमेटिक्स को लगभग एंड करने की स्थिति में हैं और चाहते हैं कि बहुत लंबा बहुत पढ़ाई कर लिए काइनेमेटिक्स को कितना खींचेंगे। आज एक छोटा सा जो टेक्निकल और काफ़ी मैजिकल कॉन्सेप्ट है जिसको वेलोसिटी ऑफ अप्रोच के नाम से हम लोग जानते हैं। आइए उसको समझने की कोशिश करते हैं, ये क्या होता है। ये जो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच है ना, ये एक मतलब काइनेमेटिकल मैजिक है, आप कह सकते हैं। और इस पर आधारित ये प्रॉब्लम और ये थ्योरी है। और जनरली सवाल सब आता है, बस इसका जो लीगल कॉन्सेप्ट आपके पास होगा तो बिल्कुल एक फार्मूला हम आपको देंगे और उस फार्मूला का हेल्प लेकर के आप आसानी से, वैसे तो एग्जाम में बहुत कम हमको लगता है कि ये कभी कभी पूछा गया होगा, नहीं पूछा गया कब हमने देखा नहीं है, पर ये अच्छा कॉन्सेप्ट है। अगर नहीं पूछा गया है तो मे भी पूछ दे, कोई भारी बात नहीं है। क्या होता है पहले इसको समझते हैं। सपोज कीजिए एक ये, और एक चीज हमेशा समझना है कि ये रेगुलर पॉलीगन पर लाया गया थ्योरी है। और अगर आपके पास रेगुलर पॉलीगन की समझ नहीं है, ऐसा तो होना नहीं चाहिए, पर अगर ऐसा है तो मैं आपको बता दूं कि रेगुलर पॉलीगन का मतलब है कि एक ऐसा पॉलीगन जिसका हर साइड इक्वल वैल्यू का हो। जैसे इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया, रेगुलर हेक्सागोन हो गया, स्क्वायर हो गया। इस तरह का जो पॉलीगन है, उसी पॉलीगन पर ये थ्योरी सिखाया और समझाया जाता है जनरली। तो है क्या ये बात, पहले इसको समझते हैं। थोड़ा सा बड़ा डायग्राम लेता हूं ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं हो। क्योंकि इसको ये देखिए, सपोज कीजिए मैं इक्विलेटरल ट्रायंगुलर शेप का एक डायग्राम ले रहा हूं और ए बी सी तीनों इसके वर्टिसेज हैं। होता क्या है इसके मामले में, आप इसको समझें कि तीन फ्रेंड्स तीनों ही कॉर्नर पर आकर के खड़ा होता है। एक यहां है, एक यहां है और एक यहां है। अब कंडीशन क्या है वो देखिए। अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो साइड लेंथ सब इसका ए होगा। कंडीशन ये है कि ए बी और सी तीनों एक साथ चलेंगे। ठीक है, तीनों क्या करेंगे, एक साथ चलेंगे और अपने लाइन, अब जैसे ए बी की तरफ चलेगा तो बी सी की तरफ चलेगा और सी ए की तरफ चलेगा, इसी ट्रैक को फॉलो करते हुए। यानी चलना इसी ट्रैक को फॉलो करते हुए है उसको। और वेलोसिटीज के मैग्नीट्यूड भी सबके सेम रहेंगे। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। और तीनों को फिर मिलना भी है। अब आप सोचेंगे कि ये कैसे संभव होगा कि तीन दोस्त, है ना। अब आप देखिए कि जिस समय में ए बी की तरफ चलता है तो बी चल देता है कि सी की तरफ और सी चल देता है ए की तरफ। सबकी वेलोसिटी सेम है। सभी इक्विलेटरल साइड के कॉर्नर पे हैं तो साइड लेंथ भी सेम है, यानी पाथ लेंथ भी सेम है। वेलोसिटी का डायरेक्शन आप देख ही रहे हो और जो मैग्नीट्यूड है वो भी आप देख रहे हो। और तीनों को मिलना है, जो प्रैक्टिकली कभी देखने से लगता ही नहीं कि पॉसिबल है। क्योंकि जितनी दूरी ए को चलनी है बी से मिलने के लिए, उतनी ही दूरी तो बी को भी चलनी है सी से मिलने के लिए, और उतनी ही दूरी सी को चलनी है ए से मिलने के लिए। पर तीनों तो अपनी अपनी जगह छोड़े हुए हैं। ए बी के लिए चल पड़ा है तो उसी समय बी सी के लिए चला है और सी ए के लिए चला है। मिलेंगे कैसे? तो यहां पर आपको इस थ्योरी को अपने अंदर महसूस करना होगा। कभी कभी आपको मैं एक बहुत ही रनिंग और बेहतरीन एग्जाम्पल दे रहा हूं। ये आपके बॉडी लैंग्वेज पर डिपेंड करता है। आपने कभी कभी ये फील किया होगा कि सपोज कीजिए कोई स्टेज प्रोग्राम आप देखने गए, कोई स्टेज शो देखने गए और वहाँ कोई बहुत सुंदर सी लड़की का डांस हो रहा है, कलाकार है, वो आर्टिस्ट है, वो किसी अच्छे गाने पर डांस कर रहा है और आपने उसे काफी बिल्कुल गंभीरता के साथ देखना शुरू किया। तो कभी कभी क्या होता है कि आपको ये पता नहीं चलता है, लेकिन आपका जो बॉडी है वो भी एक्शन में आ जाता है।
उस आपका बॉडी खुद ही खुद डांस करना शुरू कर देता है, आपको पता नहीं है, पर सेंसेशन जो है वो, चूंकि आपने उस एक्टिविटी को इतनी गहराई से देखना शुरू किया कि आपका जो मेंटल सिचुएशन है वो उस एक्टिविटी के साथ एडजस्ट कर जाता है और आप खुद ही खुद आपका बॉडी जो है वो उस एक्टिविटी को करने लगता है। यहाँ पर भी उसी कॉन्सेप्ट का यूज किया गया है वेलोसिटी ऑफ अप्रोच में, कि जब ए चलता है बी से मिलने के लिए तो बी ए को देख रहा है, और चूंकि बी सी की तरफ मूव करना शुरू किया है तो उसे लगता है कि मुझे तो बी से मिलना है। ऐसा करते हुए वो बी की तरफ थोड़ा शिफ्ट कर जाता है, और ठीक उसी समय जिस समय में ए बी की तरफ देखना शुरू करता है और चूंकि बी इधर जा रहा है तो वो अपना रास्ता जो ट्रैक वो मिस करके सपोज कीजिए यहां आ गया, तो बी तो उसी समय सी को देख रहा है ना, और जब बी सी को देख रहा है तो बी सी को देखने के चक्कर में अपना रास्ता ये भी थोड़ा शिफ्ट कर जाता है। और ठीक यही कंडीशन सी के लिए भी होता है, क्योंकि सी से को ए से मिलने की इच्छा है तो ए से मिलने के चक्कर में सी भी अपना ट्रैक जो है वो मिस कर जाता है। और अब तीनों को अगर आप मिला दीजिए तो आपको लगेगा कि तीनों के बीच तो कुछ नजदीकियां बढ़ी, और इसी प्रक्रिया को अगर आप कंटिन्यू करते हैं तो मुझे लगता है कि चीजें अब आपको समझ में आई होगी। सिर्फ यही कहानी और फिर इसकी यही कहानी, और फिर अब आप इसको अगर मिला देते हैं तो तीनों देख लीजिए और करीब आ गए, और फिर उसके बाद ये प्रयास करते हैं, ये प्रयास करते हैं और ये प्रयास करते हैं, और इस तरह से तीनों एक दूसरे से मिल जाते हैं। यही कंडीशन आप यहां भी देख सकते हैं। अगर ये स्क्वायर ट्रैक है, मान लेते हैं कि स्क्वायर ट्रैक पर 4 फ्रेंड की कहानी है, एक ए है यहाँ, एक बी है यहाँ, एक सी है यहाँ और एक डी है यहाँ। साइड लेंथ इसका भी, इसको स्क्वायर कह दीजिए, ये भी एक रेगुलर पॉलीगन में आता है। स्क्वायर है तो 4 कॉर्नर पे 4 फ्रेंड बैठे हुए और सभी एक साथ चलना शुरू करते हैं, तो फिर कहानी वही होगी। ये यहाँ आएगा, ये यहाँ आएगा, ये थोड़ा शिफ्ट करके यहाँ आएगा, ये थोड़ा शिफ्ट करके यहाँ आएगा, और फिर जब आप इसको मिलाएंगे तो ट्रैक कुछ उसी तरह का होगा। फिर यहाँ से शिफ्ट करेगा, ये थोड़ा यहाँ आएगा, फिर ये थोड़ा यहाँ आएगा, ये थोड़ा यहाँ आएगा, इस तरह से डेविएट होगा, और फिर एक बार ये इस तरह से एक दूसरे से मिलने की इच्छा शक्ति रखते हुए और करीब आ जाता है। फिर यहाँ के बाद आप देख सकते हैं, फिर यहाँ के बाद आप देख सकते हैं, फिर यहाँ के बाद देख सकते हैं, फिर यहाँ के, फिर और करीब आ गए, और जब और करीब आ गए तो एक बार और ये प्रयास करेंगे तो सभी क्या होंगे, आपस में मिल जाएंगे। यही कहानी होती है। ये वेलोसिटी ऑफ अप्रोच का मेन थीम हो गया, जो जिस मिस्ट्री और जिस डेविएशन की हमें तलाश थी उस चीज को हमने बिल्कुल बारीकी से समझने की कोशिश की वेलोसिटी ऑफ अप्रोच की इस थ्योरी में, पर इससे काम तो चलेगा नहीं। आपको जनरली इसमें एक ही डिमांड रहता है, यू फाइंड द टाइम व्हेन दे ऑल विल मीट विथ वन अनदर, यानी वो समय आप बता दीजिए जितने समय के बाद वो जो है वो एक दूसरे से मिल जाएंगे। इसमें एक कलाकारी है। टाइम ऑफ अप्रोच का जो फॉर्मूला होता है वो होता है टाइम ऑफ अप्रोच, यही एकमात्र डिमांड है, और इसी टेक्निक का इस्तेमाल करके सवाल सॉल्व होगा। T इक्वल टू सीधा होता है कि किसी दो फ्रेंड के बीच की जो दूरी है ना उसको आप रख लीजिए, एंड किसी दो के बीच का रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच अलोंग द लाइन ऑफ ज्वाइनिंग निकाल दीजिए, बस कहानी खत्म। ये हो जाएगा रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच ऑफ एनी, क्योंकि सबके लिए बात, टू फ्रेंड्स अलोंग द
ज्वाइनिंग लाइन, ठीक है, यानी ज्वाइनिंग लाइन के अलोंग आपको निकालना है, ज्वाइनिंग लाइन के अलोंग निकालना है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। कैसे निकालेंगे देखिए ध्यान से, मजा आ जाएगा आपको। देखिए ध्यान से, मैं सिखा देता हूं आपको। सपोज कीजिए कि यहां मैं बी और सी की बात कर लेता हूं। यहां पर ए था, यहां पर बी है और यहां पर सी है। डिस्टेंस आपको पता ही है, ए है। एक की वेलोसिटी आप भी रखें, कोई तकलीफ नहीं। और ये जो थीटा एंगल है ना, इस थीटा के हिसाब से अगर देखें, ये वेलोसिटी इधर है, इसका कंपोनेंट आप ले लें इस डायरेक्शन में, जो होगा भी कॉस थीटा के बराबर। तो अब ध्यान से अगर देखें, यहां आपका बी है, यहां आपका सी है, तो बी चला सी से मिलने के लिए भी वेलोसिटी से, और सी बी से मिलने के लिए आ रहा है भी कॉस थीटा वेलोसिटी से। तो क्या होगा, इसीलिए भी रिलेटिव का जो मान होगा वो भी प्लस भी कॉस थीटा के बराबर होगा। बस वही वैल्यू उठा करके यहां रख देना है, हमारा आंसर आ जाएगा। और इसीलिए है ना, आप लिख सकते हैं जो टी का वैल्यू है वो है ए बटा भी इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, यही इसका आंसर होता है। अब सवाल उठता है कि थीटा, आपको तो पता है कि यहां अगर स्क्वायर है तो ये थीटा 90 डिग्री है। आपको तो पता है कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये है आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये कैसा है, ये है इक्विलेटरल ट्रायंगुलर ट्रायंगल, लिख दीजिए सीधा। इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो थीटा का वैल्यू कितना होगा, 60 डिग्री होगा। थीटा की वैल्यू 60 डिग्री, यहाँ थीटा की वैल्यू कितनी, 90 डिग्री, ठीक है। तो इस कंडीशन में अगर हमको टाइम ऑफ अप्रोच निकालना है तो स्क्वायर पर जाएंगे तो ए बटा सीधा बी हो जाएगा, क्योंकि कॉस 90 जीरो होता है। अगर इसमें जाएंगे तो थीटा का वैल्यू कॉस 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, डाल देंगे। यहाँ पर अगर मुझे टाइम निकालना है तो ए बटा भी और इंटू 1 प्लस कॉस 60 डिग्री, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा ए बटा भी और 1 प्लस कितना होगा, 1 प्लस 1/2 3/2, यानी 3 भी और ये 2 ऊपर चला जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। तो ये तो होगा कि प्रॉपर कोई एक सवाल है। अगर मेरे को नहीं पता है कि हमारा पॉलीगन कितने साइड वाला है, तो इसके लिए भी हमारे पास व्यवस्था है, जो एक जनरल फार्मूला के तौर पर मैं आपके लिए ला रहा हूं। और वही मेन थीम है, जहां से किसी भी सवाल को आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे, उसको याद रखना है। तो मैं इसको इरेज करता हूं और रेगुलर पॉलीगन में ऑफ एन साइड की बात मैं करता हूं। और आपको तो पता है कि रेगुलर पॉलीगन अगर एन साइड वाला जब भी पॉसिबल होगा जहां भी, तो उसके लिए व्यवस्था क्या होता है उसको समझते हैं। आइए देखते हैं। रेगुलर पॉलीगन ऑफ साइड एन, आपको पता है ना, जितना साइड होगा उतना उसका वर्टेक्स भी होता है। तो रेगुलर यानी फॉर रेगुलर पॉलीगन, फॉर रेगुलर पॉलीगन ऑफ साइड बराबर एन, तो सबसे पहले आप ऐसे समझ लें, इस तरह से मान लेते ये ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, इस तरह से, ऐसे बहुत सारा हो सकता है। तो कोई सा हम इसको थीटा एन मान लेते हैं, क्योंकि हमको कोई एक साइड पकड़ना है। साइड लेंथ पॉलीगन साइड एन, साइड बराबर एन, एंड साइड लेंथ को मैं ए मान लेता हूं। जब मैं साइड लेंथ बराबर ए मान लेता हूं तो तब कोई कंफ्यूजन ही नहीं रहेगा हमारे पास। तो आपको तो पता है ना कि अगर यहां से मैं एक की वेलोसिटी में भी रखता हूं तो दूसरे की वेलोसिटी का कंपोनेंट उठाना पड़ेगा। अगर ये एंगल थीटा एन है, ये इधर की तरफ है, तो इसका कंपोनेंट इधर क्या हो जाएगा, इसका कंपोनेंट होगा भी कॉस थीटा एन। पर ये थीटा एन ही निकालना हमारे लिए सबसे बड़ी कलाकारी है। तो मैं आपको एक फार्मूला दे देता हूं, इसको याद रखेंगे। थीटा एन इक्वल टू होता है n-2 बटा एन और इंटू पाई। बस काम हो जाएगा आपको। जैसे
ये चेक कर लेते हैं। तो चेक कर लीजिए ना, अगर मैं इक्विलेटरल ट्रायंगल पर जाता हूं तो n बराबर अगर मैं 3 रखता हूं तो 3 माइनस 2 है ना, तो क्या बच गया, 3 माइनस 2 1 बचेगा। तो क्या होगा, थीटा एन का वैल्यू हो जाएगा पाई और बटा 3। आपको पता है ना कि ये इंटरनल एंगल है। ये कौन सा एंगल है, ये इंटरनल एंगल है, और इंटरनल एंगल से ही हम लोग कंपोनेंट उठाने वाले हैं। ये इंटरनल एंगल है, ये इंटरनल एंगल है, और इसी से हम लोगों को निकालना है ना, कंपोनेंट लेना है। और अपोजिट डायरेक्शन में तो वेलोसिटी तो जुटता है, आपको पता है रिलेटिव वेलोसिटी। अगर वन डायमेंशन में हमने सिखाया था आपको कि जब एक ही ट्रैक पर अपोजिट डायरेक्शन में दो पार्टिकल मूव कर रहे हो तो उनकी रिलेटिव वेलोसिटी क्या होती है, दोनों को ऐड कर लिया जाता है। इसीलिए v में v cos थीटा n को ऐड करना, और इस फॉर्मूला से थीटा n का मान निकाल लेना है। तो अगर ऐसा करने के लिए हम प्रयासरत हों तो क्या होगा, देन सिंपल सी बात है, t इक्वल टू a बटा v प्लस v कॉस थीटा n हो गया। कोई दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। इसी फॉर्मूला का इस्तेमाल करके अगर कभी कोई सवाल कहीं आपको पूछ दिया जाएगा तो इसी फॉर्मूला का जहां पर थीटा n की वैल्यू आप इस फॉर्मूला से निकाल देंगे, कहीं दिक्कत नहीं होगी। जैसे मान लेते हैं अगर मैं रेगुलर हेक्सागोन की बात करूं, है ना, रेगुलर हेक्सागोन की बात करूंगा तो क्या मिलेगा हमको, रेगुलर हेक्सागोन के लिए हमें क्या मिलने वाला है, थीटा एन का वैल्यू पता है ना आपको 120 डिग्री होता है। चेक कर लेते हैं, एन इक्वल टू 6 लगाएंगे तो क्या होगा, 6 घटो 2 4 होगा। थीटा एन का वैल्यू यहां से क्या होगा, 6 घटो 2 4 पाई और बटा 6, तो 2 दूना 4 2 तिया 6 आया, यानी 2 पाई बाय 3। और आपको पता ही है कि 2 पाई बाय 3 120 डिग्री का वैल्यू होता है। और ये भी पता है कि रेगुलर हेक्सागोन का एवरी इंटरनल एंगल जो वो कितना का होता है, 120 डिग्री का होता है। तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच में सारा चीज मैंने डिक्लेयर कर दिया, और अब इसी के साथ काइनेमेटिक्स को आज हम लोग टाटा बाय बाय कह रहे हैं। और अब शुरू करते हैं आज एक नई थ्योरी, एक नई फिजिक्स, एक नया कॉन्सेप्ट, जो इसके इंतजार आप पहले से कर रहे थे बहुत दिनों से। और आपको लगता होगा कि सर जो है कितना दिन तक काइनेमेटिक्स पढ़ाएंगे। बेटा ये वीडियो लेक्चर जो भी होता है ना, वो एक दिन के लिए कभी नहीं बनता है। वीडियो लेक्चर लॉन्ग टाइम के लिए प्लेटफॉर्म पर रहता है। इसीलिए कभी भी जब आपकी बुद्धि विवेक जिंदा होगी, कभी भी अगर आपको लगेगा कि नहीं ये चीज जो है हमको सीखना है, तो उस समय में ये वीडियो आपको याद आएगा। और जब याद आएगी बात, तो उस समय में जब वीडियो नहीं रहेगा तो आपको दुख होगा। यही सोच करके मैं वीडियो लॉन्ग टर्म में बनता है, तो इसीलिए मैं उसको बड़ी गंभीरता से मैंने बनाया है। हर कॉन्सेप्ट को मैंने एक तरीके से सिखाया है। और बेटा फिजिक्स तो प्रॉब्लम का समंदर है। कितना भी दिन तक आप एक टॉपिक को, काइनेमेटिक्स अगर कहा जाए तो 6 महीना तक पढ़ाया जा सकता है, फिर भी प्रॉब्लम समाप्त नहीं होगा। लेकिन वो करने से कोई फायदा नहीं है। फायदा इस बात से है कि प्रॉब्लम आपको करना है, और एक ही चैप्टर के प्रॉब्लम को बहुत दिनों तक पढ़ने से भी कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है। बिकॉज जब कभी भी किसी एग्जाम में जाएंगे तो पूरे फिजिक्स से क्वेश्चन आएगा, तो कॉन्सेप्ट को पकड़िए, प्रॉब्लम की प्रैक्टिस जिस हद तक हो उस हद तक कीजिए। ये जरूरी बात है, ये सही बात है। लेकिन किसी एक चैप्टर के पीछे पागलपन आना ये भी सही बात नहीं है, क्योंकि कभी कभी बहुत ज़्यादा अननेसेसरी मेहनत भी आपको पीछे धकेल देता है। तो इस चक्कर में नहीं पढ़ना है, एक बैलेंस बना करके चलना है। पढ़ाई में संतुलन जरूरी है। कब पढ़ें, कितना पढ़ें, क्या नहीं पढ़ें, इस बात का ख्याल हमेशा रखना है। क्योंकि आपको मास्टर आप बाद में बनिएगा ना, पहले आप जिस गोल के लिए तैयारी कर रहे हैं, जो आपका टारगेट है, उसके लिए पढ़ाई कीजिए, और साथ में नॉलेज और कॉन्सेप्ट को लीगल रहते हुए काम कीजिएगा। क्योंकि आप जब एग्जाम दे के आएंगे उसकी जांच कोई और करेंगे, और वो बड़े जानकार लोग होंगे, तो उनके साथ हम लोग चीट नहीं कर सकते। तो ज़्यादा बेहतर ये है कि हम कॉन्सेप्चुअली बढ़ेंगे, तो हमको चीट वगैरह का या किसी का कोई डर भय नहीं रहेगा, और हम रिजल्ट तक पहुँच जाएंगे आराम से। आइए आज हम शुरू कर रहे हैं आपके लिए न्यू चैप्टर, फोर्स एंड एनएलएम।
फोर्स एंड न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, है ना, फोर्स एंड न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। बेसिकली ये जो वीडियो मिलेगा आपको इसी टॉपिक के नाम से मिलेगा, तो आप घबराएंगे नहीं। जैसे ही वीडियो स्टार्ट होगा तो पहले वेलोसिटी ऑफ अप्रोच दिखेगा, तो आप इसके लिए परेशान नहीं होना है। आपको सबसे पहले उस चीज को सीखना है, और एक्चुअली ये जो लेक्चर आएगा, टॉपिक इसका जो थंबनेल आएगा आपको फोर्स एंड एनएलएम लेक्चर 1 के नाम से आएगा, तो आपको घबराना नहीं है इसके लिए। आइए सबसे पहले यह बताते हुए कि जब हम लोगों ने मैकेनिक्स स्टार्ट करा था, सुनिए बात को, लिखने में कोई मजा नहीं है, मैकेनिक्स को स्टार्ट करा था तो मैंने आपको अब तक जो चीजें पढ़ाई है उसमें हमने काइनेमेटिक्स पढ़ाया, और मैं बार बार बोल भी रहा हूं। और काइनेमेटिक्स का जो मेन थीम होता है आपको पता ही है क्या है, नो डिस्कशन ऑफ फोर्स। और अब छिपाना क्या है, फोर्स के विषय में कोई चर्चा, फोर्स को ही हम लोग क्या कहते हैं, इसी का नाम तो काउज ऑफ मोशन है, इसी का नाम है काउज ऑफ मोशन। मोशन का कारण हमेशा फोर्स ही बनता है, चाहे मोशन किसी भी वैरायटी का क्यों नहीं हो, ट्रांसलेशनल मोशन हो, रोटेशनल मोशन हो, सबके बेस में पहले फोर्स ही आता है। रोटेशनल मोशन में यही फोर्स टॉर्क बनाता है, वो बाद में देखेंगे हम लोग। तो सबसे पहले क्या है कि काइनेमेटिक्स में हम लोगों ने फोर्स की चर्चा करने से अपने आप को रोका, तो इसीलिए। और मैकेनिक्स का जो दूसरा हिस्सा है वो कहलाता है डायनामिक्स। और जब कभी भी डायनामिक्स की चर्चा हम लोग करते हैं तो इसमें डिस्कशन ऑफ फोर्स चालू हो जाता है। यानी अब हम लोग किसी परहेज के साथ पढ़ाई नहीं करेंगे, ये फोर्स का, यानी अब ऑपरेशन ऑफ फोर्स हमारे फिजिक्स में इंक्लूड हो चुका है, और बहुत मजा आएगा आपको। तो मेरा मानना है कि जब कभी भी कोई मोशन कोई पार्टिकल करता है तो उसको चलाने के लिए जिस काउज की हमें आवश्यकता पड़ती है वो फोर्स कहलाता है। लेकिन इस चीज को शुरू करने से पहले फालतू बातों में दिमाग लगाए बगैर मैं एक चीज समझाना चाहूंगा। इस चीज की चर्चा न्यूटन साहब ने बड़े ही बारीकी से, हालांकि इस पर गैलीलियो साहब वगैरह कभी की भी बात आई थी, पर उतना हिस्ट्री में बैक नहीं जाना हम लोगों को, उससे कोई फायदा नहीं है। हमें सबसे पहले न्यूटन्स लॉ एंड ऑफ मोशन, जिसको हम लोग एनएलएम भी कहेंगे, एनएलएम जनरली कोचिंग की भाषा में इस चैप्टर का नाम ही एनएलएम दिया जाता है, मतलब न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, जिसकी शुरुआत हम लोग करते हैं सबसे पहले इनर्शिया से। और इसमें सबसे बड़ी भूमिका न्यूटन साहब की इसीलिए हम लोग मानते हैं कि इनर्शिया जो है वो किसी बॉडी का मास बेस्ड, समझते हैं थोड़ा सा, ये किसी बॉडी का मास बेस्ड इंटरनल प्रॉपर्टी है, मास बेस्ड इंटरनल प्रॉपर्टी है। ये प्रॉपर्टी बाहर दिखाई नहीं देती, मास बेस्ड इंटरनल प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट्स या बॉडीज, जो भी कह दीजिए, ऑब्जेक्ट्स कह दीजिए या बॉडीज कह दीजिए, सब्सटेंसेस कह दीजिए, है ना, जो कहना है आप कह दीजिए। सब्सटेंसेस ये मैटर हमारा नहीं है ना, ये सब कुछ एक ही बात है, थोड़ा समझ की बात। तो लेकिन एक बात है, जो मास बेस्ड इंटरनल प्रॉपर्टी है ये तो है, और मास में सबसे ज्यादा बिलीव न्यूटन साहब करते थे, और न्यूटन साहब ने मास को इनर्शिया के साथ काफी बेहतरीन तरीके से जोड़ने का काम किया। मास, इनर्शिया, एनर्जी, है ना, यही सारा चीज न्यूटन साहब के थ्योरी में आपको मैक्सिमम मिलेगा, और लगभग हर जगह पर ये टच करता है। तो इनर्शिया जो किसी बॉडी का है वो करता क्या है, इनर्शिया का रोल क्या है, इनर्शिया हम कहते किसको है, ये सबसे अहम बात है। तो समझते हैं थोड़ा इसको। देखिए, अगर हमारे रूम में जहां अभी आप बैठे होंगे, जिस टेबल पर आप पढ़ाई करने के लिए बैठे हुए होंगे, आपके अगल बगल, आपके टेबल पर, आपके बेड के आसपास बहुत सी ऐसी वस्तुएं होंगी जो बिल्कुल आराम से रखी हुई होगी। या तो वो एक गिलास पानी कोई ला करके रखा हो, या आपके टेबल पर आपकी कोई बुक रखी हुई हो, आपका मोबाइल फोन रखा हुआ हो, या टैब से पढ़ाई कर रहे तो टैब रखा हुआ हो, कोई भी सारी चीजें, है ना।
अच्छी अच्छी चीजों की मैं बात करता हूं, है ना। आपके खाना का प्लेट रखा हुआ हो, उस प्लेट में रोटी रखी हुई हो, है ना। आपका बाइक, आपकी कार किसी जगह पे खड़ी करके रखी गई है। ये तमाम सो मेनी एग्जाम्पल्स आर देयर, सो मेनी एग्जाम्पल्स आर देयर अराउंड अस, हमारे सामने, जो नजरों के सामने है। वेरी वेरी मतलब इजी एग्जाम्पल्स आर, जो हम देख पा रहे हैं। हर किसी वस्तु, हर किसी बॉडी में मास एग्जिस्ट करता है, क्योंकि हमारे नेचर में मासलेस बॉडी एग्जिस्ट कर ही नहीं सकती, है ना। तो जब मास एग्जिस्ट करता है, अब सवाल उठता है कि अगर ये रखी हुई वस्तु है, तो ये अगर ये रेस्ट में है, ध्यान से समझेंगे तो हम 4 दिन के बाद भी अगर हम अपने टेबल पर अपना कोई ऐसा बॉडी, एक कोई किताब रख के चले गए और कहीं पटना चले गए घूमने के लिए, बनारस चले गए, दिल्ली चले गए, और वहां से अब आते हैं देखते वो वहीं पर है। इसका मतलब है कि ये रेस्ट में बॉडी है, तो रेस्ट में ये अपने मन से नहीं, और अपने मन से भी है। अब ये कहते सर अपने मन से नहीं है, अपने मन से भी है। ये अपने मन से इसीलिए नहीं है क्योंकि इसके अंदर एक इनर्शिया एग्जिस्ट करती है, एक जड़त्व एग्जिस्ट करता है जो इसे रेस्ट में बनाए हुए है। लेकिन वह इनर्शिया इसकी मास की वजह से है। सो इनर्शिया इज ऑलवेज डिफाइंड एज द मास बेस्ड इंटरनल प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी, जो हमेशा इसके ओरिजिनल स्टेट को मेंटेन रखने में मदद करता है। जब भी मैं स्टेट की बात करता हूं तो स्टेट का मतलब होता है ना, स्टेट का मतलब होता है या तो रेस्ट और या यूनिफॉर्म मोशन, ये समझना है। ये तो या तो रेस्ट की बात होगी, और अगर मोशन की बात होगी तो यूनिफॉर्म मोशन की बात होगी, नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बात नहीं होगी। तो वही कहता है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही लगातार इसीलिए बनी रहती है कि उसके अंदर एक प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है जिसको इनर्शिया कहते हैं, जो उसे रेस्ट में मेंटेन रखने में उसकी मदद करता है। तो इसीलिए इसको कहा जाता है इनर्शिया ऑफ रेस्ट। जिस वजह से ये रेस्ट में है वो कहलाता इनर्शिया ऑफ रेस्ट, ठीक है। और यही बॉडी अगर मोशन में आ जाए, अगर यही बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में आ जाए, यही बॉडी अगर यूनिफॉर्म मोशन में आ जाए, तो भी कहानी कुछ ऐसी ही होती है कि यूनिफॉर्म मोशन में अगर ये बॉडी है तो उस समय में भी, यूनिफॉर्म मोशन में अगर ये बॉडी है तो उस समय में भी इसको यूनिफॉर्म मोशन में मेंटेन जो प्रॉपर्टी रखता है उसको इनर्शिया ऑफ मोशन कहा जाता है। सो इनर्शिया दो तरह के होते हैं, इनर्शिया ऑफ रेस्ट एंड इनर्शिया ऑफ मोशन। और मोशन से हमारा मतलब यूनिफॉर्म मोशन से है। आप इसको समझने की कोशिश करेंगे कि मोशन की जब मैं बात करता हूं अभी यहां इस स्टेप पर, तो इनर्शिया ऑफ मोशन का मतलब है यूनिफॉर्म मोशन, रेस्ट का मतलब है कंप्लीट रेस्ट। तो ये दोनों ही प्रॉपर्टी बॉडी में एग्जिस्ट करती है, जिस वजह से वो इसके मास बेस्ड इंटरनल प्रॉपर्टी के आधार पर है, जिसे हम लोग इनर्शिया कहते हैं। तो इनर्शिया को हम लोगों से इससे ज़्यादा समझने की कोई आवश्यकता नहीं है, और ये काफ़ी रूट पॉइंट है, तो ये भी आप जानेंगे कि इनर्शिया। अब सवाल यहाँ उठता है कि क्या रेस्ट में रखी हुई वस्तु हमेशा रेस्ट में रहती है? वो कभी नहीं चलती। आप सोए हुए हैं तो क्या उठकर कभी मार्केट नहीं जाते हैं? ऐसा हो तो दुनिया चलेगी नहीं। इनर्शिया रेस्ट की भी है, इनर्शिया यूनिफॉर्म मोशन की भी है, पर ऐसा थोड़ी ना होता है कि बॉडी अपना स्टेट चेंज नहीं करता है। रेस्ट से मोशन में तो आता ही है, मोशन से रेस्ट में फिर वो आता ही है। गाड़ी खड़ी है, आप चलाते हैं वो चलती है, आप रोकते हैं वो रुकती है। आप बैठे हुए उठकर आप वॉकिंग करने जाते हैं तो चलते हैं ना आप। आपका पेन है, आपकी किताब है, आपका मोबाइल है, रेस्ट में रखा हुआ, आप उठाते हैं ना उसको। पर एक बात हमेशा समझिएगा कि कोई न कोई एक्सटर्नल एजेंट है जो इस पर काम कर रहा है ना। इसी बात की चर्चा न्यूटन साहब ने की
और इससे पैदा लिया फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, है ना, जिसको इनर्शिया का लॉ भी कहा जाता है। और उन्होंने क्या बताया कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, यूनिफॉर्म मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन में रहेगी, तब तक रहेगी जब तक कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स उस पर काम न करे या उस पर, है ना, अप्लाई न किया जाए। एंड दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। इफ अ बॉडी इज यूनिफॉर्म इज एट रेस्ट, आइदर एट रेस्ट or in uniform motion, then it will maintain its original state unless and until some external unbalanced force is applied to it। तो ये इनर्शिया को समझा हम लोगों ने। इनर्शिया को अभी शुरुआत है, न्यूटन्स लॉ काफी बेहतरीन तरीके से आप सीखेंगे, काफी बेसिक और काफी लचीले ढंग से आपको मैं सिखाऊंगा। आप घबराएंगे नहीं, थोड़ा पेशेंस रखेंगे, है ना। तो पहले तो आप प्योर न्यूटन्स लॉ को सीखेंगे, फर्स्ट लॉ यहीं से आता है। तो फर्स्ट लॉ आने के बाद, है ना, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, इसीलिए मैं बता रहा हूं फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, है ना, ये हमें चेंज ऑफ स्टेट की जानकारी देता है। मैं लिखूंगा नहीं, चेंज ऑफ स्टेट ऑफ बॉडी, स्टेट ऑफ बॉडी becomes possible only when external unbalanced, याद रखिएगा, शब्द पर ध्यान देंगे, अनबैलेंस्ड फोर्स इज अप्लाइड टू इट। बस ये फर्स्ट लॉ है। बोलने के लिए लोग अलग अलग लैंग्वेज देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप भी दीजिए, कोई मना नहीं है, पर ये जरूरी नहीं है। चेंज ऑफ स्टेट ऑफ बॉडी बिकम्स पॉसिबल ओनली व्हेन एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स, याद रखिएगा, फोर्स जब तक अनबैलेंस नहीं होगा तब तक काम वो इफेक्ट नहीं आप उसका देख पाएंगे। अगर इस पर मान लेते F1 लग रहा है 50 न्यूटन का और इधर लग रहा है F2 50 न्यूटन का, ये बैलेंस्ड कंडीशन माना जाता है। ये क्या माना जाता है? बैलेंस्ड कंडीशन। ये फोर्स बैलेंस्ड है और बैलेंस्ड फोर्स है तो ये कोई एक्टिविटी नहीं दिखाएगा, यानी स्टेट को चेंज वो नहीं कर सकता है। लेकिन अगर चीजें इस तरह की हो जाए, इधर सब 100 न्यूटन लग जाए और इधर की तरफ मान लेते हैं कि 50 न्यूटन लग जाए, तो ये अनबैलेंस्ड कंडीशन है। और ऐसा अगर है, मान लेते ये F2 है या F1 है और इसको मैं F2 कह दूं, तो जब F1 बराबर नहीं है F2 के, ये अनबैलेंस्ड कंडीशन को शो करेगा। लेकिन अगर F1 बराबर है, मैग्नीट्यूडनली मैं बात कर रहा हूं, बिकॉज डायरेक्शन हमने यहाँ पर डायग्राम पर दिखा दिया है, इसीलिए ओनली मैग्नीट्यूड की बात यहाँ और यहाँ मैं कर रहा हूँ। तो ये अनबैलेंस्ड फोर्स है और ये बैलेंस्ड फोर्स है। ये दो ही नहीं और भी हो सकते हैं, कोई चिंता नहीं, वो बाद में देखेंगे हम लोग। तो ये फर्स्ट लॉ, और याद रखेंगे कि नोट दे करके समझ लेंगे कि फर्स्ट नोट में फर्स्ट लॉ पूछा जाता है। यूपीएससी के एग्जाम में के पीटी में पूछा गया था, फर्स्ट लॉ ऑलवेज डिफाइंस फोर्स, है ना, याद रखिएगा। आपको कोई अगर पूछेगा कि फोर्स का डेफिनेशन हमें न्यूटन के किस लॉ से मिलता है, तो आपको फर्स्ट लॉ का नाम लेना है। सेकेंड लॉ को दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं हम लोग, मोमेंटम का हेल्प लेकर के एंड विदाउट मोमेंटम भी कर सकते हैं, है ना। तो मोमेंटम का भी हेल्प लेकर के आप कर देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और बिना मोमेंटम के भी कर सकते हैं। तो बिना मोमेंटम के करेंगे तो वो ज्यादा बेसिक होगा, है ना। और वो बेसिक क्या होगा? तो सेकेंड लॉ क्या कहता था? एक्सीलरेशन प्रोड्यूस्ड बाय एन एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स। जैसे मान लेते हैं सेकेंड लॉ क्या बोलता है, तो आज बेसिकली लॉ की चर्चा कर लेते, इस पर आगे खूब बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। क्या है कि अगर मान लेते हैं ये बॉडी है m मास की, सपोज करें, और इस पर आपने एक फोर्स F लगा दिया, तो ये तो ऑलरेडी अनबैलेंस है। अगर सिंगल फोर्स है तो अनबैलेंस होगा। तो अनबैलेंस्ड फोर्स ही सिस्टम में एक्सीलरेशन पैदा करता है। तो कहा कि A प्रोपोर्शनल टू F के
जब m आपका कांस्टेंट हो और a प्रोपोर्शनल टू 1/m के जब f आपका कांस्टेंट हो। ठीक है, सीधा सीधी समझ लीजिए इसको। अगर आपने फोर्स कांस्टेंट रखा तो मास बढ़ाएंगे एक्सीलरेशन घटेगा, मास घटाएंगे एक्सीलरेशन बढ़ेगा। लेकिन अगर आपने मास कांस्टेंट रखा तो एक्सीलरेशन और फोर्स एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। आप यहां से देख सकते हैं कि अगर आप इस एक्सिस पर F लेते हैं, इस पर अगर A लेते हैं तो ये सीधा होगा, लेकिन ये तब होगा जब m का वैल्यू कांस्टेंट दिखे आपको। लेकिन अगर आप ऐसा करते हैं, है ना, अगर आप ऐसा करते हैं, यहाँ मेरे पास जगह है, तो आपको इस तरह की सिचुएशन मिलेगी, यानी a प्रोपोर्शनल टू 1/m की मिलेगा जब आप यहाँ f रखते हैं और यहाँ ये a रखते हैं और यहाँ m रखते हैं, उल्टा रिलेशन है ना। तो ऐसे कंडीशन में फोर्स कांस्टेंट रखा आपने तो चीजें इस तरह की होती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है और वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। दोनों को आप एक साथ कंबाइन कर दीजिए तो क्या मिलेगा, जब दोनों को एक साथ लाएंगे तो a प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, F/m व्हेन F एंड m बोथ चेंजेस। आप ऐसा नहीं कह सकते हैं कि ये पहले अकेला अकेला कांस्टेंट हुआ करता था तो दोनों कांस्टेंट का, जी नहीं। प्रोपोर्शनल रिलेशन में f और m को एक हिसाब से चेंज होना पड़ेगा और तब जाकर के ये रिलेशन सही होगा। आप कांस्टेंट ला दीजिए तो a के आ जाएगा F/m, के डायमेंशनलेस कांस्टेंट है और k का वैल्यू हमने क्या रखना है, 1 रखना है। और यहाँ से a बराबर F/m हमको मिलता है और यही हमें F बराबर ma, एक महानतम इक्वेशन ट्रांसलेशनल डायनामिक्स का, ये है सेकेंड लॉ का मैथमेटिकल। चाहे जिस तरीके से आप डिफाइन करें, मोमेंटम से जाएं तो मोमेंटम से भी जाने में कोई गुरेज नहीं है। मोमेंटम से भी जाएंगे तो आपको क्या होगा, F = dp/dt, जो हम आपको बताएंगे, कोई अजनबी बात नहीं है, m × dv/dt। चूंकि हम अपने न्यूटोनियन मैकेनिक्स में मास को कांस्टेंट रखते हैं, इसीलिए dv/dt से आपको पहले भी मैंने सिखाया है कि एक्सीलरेशन मिलता है, a = dv/dt मिलता है। तो ये भी मिला जुला करके F = ma ही है सारी बातों की। और एक्शन रिएक्शन जो थर्ड लॉ है हमारा, तो थर्ड लॉ पर जो है आपको पता ही है कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन बट दिस टू फोर्सेस ऑलवेज एक्टिंग ऑन टू डिफरेंट बॉडीज। थर्ड लॉ को बड़ा हिसाब से समझिएगा, तो इसको आप पॉज करके नोट करेंगे। अब आते हैं थर्ड लॉ पर। थर्ड लॉ की जब हम लोग बात करेंगे तो थर्ड लॉ से हमारा मतलब ये है कि थर्ड लॉ ऑलवेज एक्शन रिएक्शन फोर्स की बात करता है। तो थर्ड लॉ ऑफ मोशन जो है वो है ना, सीधी सी बात है कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। मैं आपको फिर से एक बात बताना चाहूंगा, अपोजिट का मतलब रिएक्शन। These two forces ऑल्सो करके लिखिए, ऑल्सो these two forces acting on two different bodies, acting on two, क्योंकि सीधी सी बात है अगर दोनों ही फोर्स एक ही बॉडी पर काम करने लगे तो आपको पता ही है इसका रिजल्टेंट 0 होगा। क्यों होगा 0? अगर मान लेते बॉडी यही है, इस पर आपने F लगा दिया एक्शन और इसी पर आपने इधर लगा दिया F रिएक्शन, ठीक है, आपने F एक्शन लगाया और F रिएक्शन लगा दिया। आपको जस्ट कुछ देर पहले मैंने बताया था ये बैलेंस्ड कंडीशन है, तो ये क्या होगा, F रिजल्टेंट का वैल्यू यहाँ 0 आएगा और ये बॉडी में नो चेंज ऑफ स्टेट पॉसिबल ही नहीं होगा, कोई फायदा नहीं है। इसीलिए कहा गया है कि थर्ड लॉ हमें हमेशा सिखाता है कि एक्शन रिएक्शन एक ही बॉडी पर नहीं लगना चाहिए,
वो दो डिफरेंट बॉडी पर लगना चाहिए। जैसे अगर मैं किसी को थप्पड़ मारता हूँ या दीवार पर मैं अगर फाइट चलाता हूँ तो दो बॉडी है वहां पे, एक मेरा हाथ है और दूसरा दीवार है। अगर आप नाव खेते हैं, बोट सेलिंग करते हैं तो क्या करते हैं, पतवार से पानी को धक्का देते हैं और बोट आगे बढ़ता है। तो वहां पे दो चीजें आ जाती है ना। तो एक्शन रिएक्शन ठीक है। अपोजिट का मतलब क्या होता है, 180 डिग्री पर फोर्स लगना चाहिए, ये भी समझ लेते हैं। लाइन ऑफ एक्शन सेम होना चाहिए उसका। हालांकि लाइन ऑफ एक्शन को ज्यादा परफेक्शन दिया गया है इसमें, तो लाइन ऑफ एक्शन सेम रहेगा और दोनों उल्टा दिशा में रहेगा, एक पूरब तो दूसरा पश्चिम, एक उत्तर तो दूसरा दक्षिण, इस टाइप का, यानी 180 बनना चाहिए दोनों के बीच में। सो एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। लाइन ऑफ एक्शन में इसीलिए कह रहा हूं कि हम लोग ट्रांसलेशनल मैकेनिक्स पर काम कर रहे हैं। अगर सपोज कीजिए कि एक बॉडी और दूसरा बॉडी यहाँ है ना, तो ये अगर इसको इधर मान लेते, ये इसने धक्का इधर दिया तो वो भी धक्का इधर देगा। अब ऐसा नहीं है कि एक यहाँ लग रहा तो एक यहाँ लगा, तो वो तो फिर क्या करेगा, मामला खराब करेगा, जिसके विषय में अभी आपको कोई ज्यादा बहस में करने की स्थिति में नहीं हो। यहाँ FA बोल देता हूं इसको और मैं इसको FR बोल देता हूं, यानी एक एक्शन है तो दूसरा रिएक्शन। देख लाइन ऑफ एक्शन सेम है और एंगल कितना 180 डिग्री है, तो इस सब चीज पर ध्यान देना है। सो आज इनिशिएट करना था हमें न्यू चैप्टर का, तो मैंने किया। एक्चुअली आज दो कॉन्सेप्ट आपस में एक साथ जुड़े हुए हैं, जुड़े नहीं है बल्कि एक ही प्लेटफॉर्म पर दो अलग अलग कॉन्सेप्ट लाया गया है, एक वेलोसिटी ऑफ अप्रोच का और दूसरा एक जो डायनामिक्स हमने स्टार्ट करा है। तो आप सम्मिलित मजा लेंगे, कंबाइंड इंटरेस्ट करेंगे इसके साथ, और वीडियो को पूरा देखेंगे, पूरी मस्ती के साथ नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं हम लोग। करने क्या जा रहे हैं, नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका कुछ अजूबा रूप और काफी बेहतरीन प्लेटफॉर्म समझ में आएगा। आज के लिए थैंक यू सो मच।